ए जी फलानी टीम से हार जाए और टमकानी टीम से हार जाए तो हमारी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ओ भाई ना करो तुम लोग क्वालिफाई। जिस तरह की क्रिकेट जान के डोटो हमारी टीम ने खेली है ना इस पूरे टूर्नामेंट में, सच्ची पूछो तो हम लोग सेमीफाइनल खेलना डिजर्व ही नहीं करते। अरे यार हमसे ज्यादा अगर कोई टीम सेमीफाइनल खेलना डिजर्व करती है ना तो वो जिम्बाब्वे की टीम है, लेकिन वो बेचारे गलत ग्रुप में फंस गए। उनके ग्रुप में इंडिया, साउथ अफ्रीका, काले हबशी, वेस्ट इंडीज वाले, वो सुना ना आप लोगों ने, रजिया गुंडों में फंस गई। वो सीन हुआ है जिम्बाब्वे वालों के साथ। भैंस की आंख 2 दिन पहले हम लोग इंडिया वालों का मजाक बना रहे थे, उनकी हार की चस ले रहे थे, लेकिन कल से वो हमारा मजाक बना रहे हैं भाई। कल मैंने मैच के बाद पोस्ट की अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उस पर मेरे इंडियन भाइयों के बड़े फनी कमेंट आए हुए थे। एक कमेंट बढ़ के तो सही बात है मेरी भी हंसी निकल गई। भाई कहता है कच्ची गीली नहीं कच्ची फट गई, गोप 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 गोप। कुछ लोग तो भाई गालियां भी दे रहे थे। नहीं यार वैसे ये गलत बात है, शुगल मेला लगाओ लेकिन ये गालियां वगैरह वाला काम मत किया करो। मैंने ये चैनल यार शुगल मेला लगाने के लिए बनाया हुआ है और आप लोगों को हंसाने के लिए बनाया हुआ है। बाकी रही बात ट्रोलिंग की तो वो जाहिर सी बात होगी। अब हमने इंडिया वालों की इतनी चस ली थी, उनकी पकड़ के कच्ची गीली कर दी थी वीडियो में, तो अब उनकी बारी है ना, वो भी हमारी कच्ची गीली कर रहे हैं। खैर जी फारिग करवाओ। सबसे पहले तो अपनी टीम की माँ बहन एक कर देने वाले दुनिया के महान तरीन कोच माइक हैसन साहब से पूछना चाहूंगा, हाँ भाई हो गया सुकून, पै गई है ठंड क्या है ले कोई कसर? हम लोग इधर कह के थक गए भाई, कह के थक गए कि प्लीज यार बाबर को चौथे नंबर पर मत खिलाओ। चौथे नंबर पर बाबर आजम के बैटिंग करने से भाई उसका खुद का भी नुकसान है और सारा का सारा टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। कितनी दफा बोला है यार अगर बाबर को खिलाना है तो टॉप 3 में खिला लो। अगर टॉप 3 में आपके हिसाब से उसकी जगह नहीं बनती तो प्लीज भाई उसको बेंच पर बिठा दो, लेकिन चौथे नंबर पर मत खिलाओ। जान की टोटो सिर्फ 118 का स्ट्राइक रेट है यार बाबर का चौथे नंबर पर। जिस तरह की इनिंग बाबर आजम ने कल के मैच में खेली है उसने इसी तरह की इनिंग खेलनी है चौथे नंबर पर आकर, क्योंकि भाई इस पोजीशन पे उसका स्ट्राइक रेट ही 118 का है। अब इस स्ट्राइक रेट के साथ आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बाबर आजम से कि वो आए और आपको 38 गेंदों पर 70 बना कर दे? क्या बोलूं यार अब मैं इस नल्ले कोच को। एक तरफ ये बंदा कहता है कि जी बाबर आजम स्पिन नहीं खेल सकता, स्पिनर्स के सामने बाबर आजम जो है ना फंसता है, और ऊपर से बाबर आजम को ये बैटिंग भी चौथे नंबर पे करवा रहा है जिस पोजीशन पर मोस्टली कोई भी बैट्समैन ज्यादा स्पिनर्स को ही फेस करता है। आप लोग जान के डोटो इनका लेवल चेक करो। जिस प्लेयर का स्ट्राइक रेट चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा है उसे ये चौथे नंबर पर खिला ही नहीं रहे। फखर जमान की बात कर रहा हूँ। और जिस प्लेयर का स्ट्राइक रेट चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा कम है यानी कि बाबर आजम, उसे ये मुसलसल चौथे नंबर पर खिलाई जा रहे हैं। ओ मेरे खुदाया क्या बनेगा भाई हमारा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अब ये जो इनिंग कल बाबर आजम खेल कर गया है यार इसके ऊपर बंदा क्या बात करे, और वो जो शॉट मारता हुआ बाबर आउट हुआ आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम ने सिर्फ टुल्ला घुमाया था कि किसी तरह ना बस मैं गेंद को जोर से मार दूं। पूरी की पूरी बॉडी का बैलेंस खराब हो गया था यार। मुझे तो लगता है यार ये स्ट्राइक रेट के चक्रों में वो जो क्लासी बाबर आजम था ना जिसकी हर शॉट में क्लास नजर आती थी वो खत्म हो गया भाई। सारी की सारी नेचुरल गेम खराब हो गई है उसकी। अपनी बॉडी को स्टिल रखकर बाबर आजम जो हर मैच में शॉट्स मारता था यार अब वो नजर ही नहीं आती। हो सकता है भाई श्रीलंका के खिलाफ जो हमारा आखिरी मैच है ना इस वर्ल्ड कप उसमें हमारी जहाज मैनेजमेंट बाबर आजम को ड्रॉप कर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई अब क्या फायदा ड्रॉप करने का, आखिरी मैच भी खिला दो उसे। हम तो पूरे वर्ल्ड कप में चीख कर खप गए हैं, पूरे वर्ल्ड कप में चीख के मर गए हैं कि भाई प्लीज उसे चौथे नंबर पर मत खिलाओ, उससे बेहतर उसे बेंच पर बिठा दो, बैकअप ओपनर के तौर पर इस्तेमाल कर लो। अगर 2 ओपनर में से एक ओपनर मुसलसल फेल होता है तो बाबर आजम को ले आना ओपनिंग पोजीशन पर, लेकिन ना जी ऐसा थोड़ी ना होता है। अब गलती हमारी नल्ली मैनेजमेंट की तो है ही, लेकिन बाबर आजम की भी है। ओ भाई तो खुद ही बोल दे कि मैंने नहीं खेलना चौथे नंबर पर, और अगर आप खेल रहे हो चौथे नंबर पर तो भाई फिर आप परफॉर्म भी करो। कल के मैच में यार बाबर आजम को इतना पॉजिटिव स्टार्ट मिल गया था, 2 चौके आते उसने मार दिए थे आर्चर को, लेकिन बाद में वही पुरानी वाली कहानी, बाबर अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट ही नहीं कर पाया बड़े स्कोर में। क्या बोलूं यार सही बात है, दिल खट्टा किया बाबर आजम। बाकी रही बात हमारे कोच साहब की, मैंने भाई पहले भी बोला है और आज दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो माइक हैसन है ना इसकी औकात सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोचिंग करनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कोचिंग नहीं कर सकता। वो यार जो बंदा प्रॉपर फास्ट बॉलर या फिर प्रॉपर स्पिनर से ज्यादा तरजीह ऑलराउंडर्स को देता है उसने मैंगो कोचिंग करनी है। कल भी मैंने अपने इंस्टा चैनल में बोला था कि भाई पाकिस्तान को प्लेइंग 11 में कम से कम 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर और 2 प्रॉपर स्पिनर खिलाने चाहिए। चलो शुक्र है हमारे जहाज कोच ने 2 फास्ट बॉलर तो खिला लिए, लेकिन 2 प्रॉपर स्पिनर फिर भी नहीं खिलाए। वही आधी बूंदी आधा बंदा यानी कि ऑलराउंडर खिलाई जा रहा है ये बंदा। इब्रार अहमद को भी यार ये वाला मैच लाजमी खिलाना चाहिए था, ना तो हमने प्लेइंग 11 चज की खिलाई, ना हमसे बैटिंग चज की हुई, ना आगा जी से कप्तानी चज की हुई। करना क्या है हम लोगों ने भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं तो कहता हूँ मोहसिन नकवी को चाहिए एक लुंगी दे सबको, और ये सारे क्रिकेटर वो लुंगी बांध कर ना ग्राउंड में क्रिकेट खेलने की बजाय लुंगी डांस करें। अच्छा वैसे आपस की बात है गाली मत देना, लेकिन यार T20 वर्ल्ड कप 2009 में भी हम लोग इंग्लैंड से हारे थे और फिर हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए थे, यानी कि इस दफा भी वर्ल्ड कप हमारा है।
अच्छा कोच साहब पर तो हमने बात कर ली है, अब जरा हम अपने कैप्टन साहब पर भी बात कर लेते हैं। जिस चीज का मुझे डर था भाई वही हुआ। एशिया कप से पहले भी आगा साहब ने राशिद खान को छक्के मार दिए थे, हम लोग तब भी सारे आसमान पर चढ़ गए थे और देखना जी आगा जी वर्ल्ड कप में आग लगा देंगे आग। लेकिन फिर एशिया कप में जो हुआ था वो हम सब ने देखा था। दोबारा वर्ल्ड कप से पहले वही कहानी रिपीट हुई, आगा जी ने ऑस्ट्रेलिया की नल्ली टीम को कूट दिया, हम लोग सारे फिर दोबारा आसमान पे चढ़ गए और देखना इस दफा दोबारा आग लगा देंगे आगा जी। लगाई भाई उन्होंने आग लगाई, लेकिन ग्राउंड में नहीं बल्कि हमारे पीछे यानी कि हमारे निचले हिस्से में आग लगा दी। ना भाई साहब से बैटिंग हो रही है इस वर्ल्ड कप में, ना भाई साहब से कप्तानी हो रही है इस वर्ल्ड कप में। हाँ एक काम जरूरी अच्छा कर रहे हैं, वो टॉस जीतना, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा इनसे इस वर्ल्ड कप में। कल के मैच में भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब उस्मान तारिक ने 8वें ओवर में यानी कि अपने पहले ओवर में विकेट ले ली थी, तो उसके बाद उससे 10वां ओवर क्यों नहीं करवाया गया? ओ भाई 10वां ओवर तो छोड़ो, उससे तो 11वां ओवर भी नहीं करवाया गया। 8वें ओवर में बंदा विकेट लेके गया, उसके बाद डायरेक्ट 12वें ओवर में आया बॉलिंग करवाने। वाह जी वाह आगा जी, क्या कहने आपके, क्या लेवल है आपका। जब विकेट गिरी 8वें ओवर में तो भाई प्रेशर आया हुआ था इंग्लैंड के ऊपर। 58 रन पर उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, वहां पर 10वां ओवर उस्मान तारिक सही करवाना चाहिए था, शायद वो 1-2 और विकेट निकाल लेता वहां पर। लेकिन ना जी, हमारे महान कप्तान साहब ने क्या किया, दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर शादाब खान को बॉलिंग पर ले आए और हमारे जनरेशनल ऑलराउंडर साइम अयूब को बॉलिंग पर लगा, जिन्होंने बड़े आराम से हैरी ब्रो को सेट करवा दिया। उन 3 ओवर के दौरान जो उस्मान तारिक के बाद करवाए गए हैं, 2 शादाब खान ने करवाए थे, 1 साइम अयूब ने, उनमें 37 रन लगे भाई हमें। हाँ जी 3 ओवरों में 37 रन। वाओ जी वेरी गुड, मैं कहता हूँ तबाही कप्तानी है यार। इतनी अच्छी कप्तानी की आगा जी ने कि मेरी रिक्वेस्ट है मोहसिन नकवी साहब से, वो ना नोबेल प्राइज दे आगा जी को। ना सबके सामने नहीं बल्कि अकेले बंद कमरे में। भाई साहब यही हाल होता है जब आप प्रॉपर बॉलर्स को छोड़कर ना ऑलराउंडर्स को तरजीह देते हैं। ऑलराउंडर यार आपको एक आधा मैच जितवा देते हैं, कभी कभी होता है कि वो दोनों डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करके, लेकिन मोस्टली भाई वो फेल ही होते हैं। कल भी वही काम हुआ है हमारे साथ। अगर उस्मान तारिक के साथ कोई एक और प्रॉपर स्पिनर होता तो शायद इंग्लैंड वाले फंस जाते, लेकिन हमारे पास तो थे जनरेशनल टैलेंट वाले स्पिनर, हमारे पास होते दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर वाले स्पिनर। हाँ तो ठीक है फिर भाई यही हाल होना था। हैरी ब्रोक ने मार कर हमारी कच्ची फाड़ दी है यार। मैच की यहाँ की लाहौर कलंदर की टीम को भी बैन करो। अरे अरे बहरा भाई ये लाहौर कलंदर कहाँ से आ गए? अरे यार ये लाहौर कलंदर नहीं तो हैरी ब्रोक को अपनी टीम में चांस दिया था ना, जिसके बाद वो इंग्लैंड की टीम में आ गया था। ओए लाहौर कलंदर आ रहे हो ताड़ा कख न रे, तुम लोगों की वजह से हमारे साथ हो गया मियाऊ गोप 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 गोप। खैर जी चलो जरा शुरू से बात करते हैं मैच पर। सबसे पहले तो हमारे कैप्टन साहब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। बैटिंग करने आगे जी हमारे जनरेशनल टैलेंट और डॉक्यूमेंट्री बॉय साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। साहिबजादा फरहान तो भाई इस पूरे वर्ल्ड कप में अकेले ही पाकिस्तान टीम को कैरी कर रहा है। कल के मैच में भी साहिबजादा फरहान अकेला ही रन बना कर गया। 45 गेंदों पर 63 रन, 140 के स्ट्राइक रेट से 2 छक्के और 7 चौके मारे हैं उसने। अब अगर जब बंदा सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग देखे ना तो लगता है यार बड़ी तगड़ी बैटिंग की है साहिबजादा फरहान ने, लेकिन जब बंदा इंग्लैंड की तरफ नजर डालता है स्पेशली हैरी ब्रोक की तरफ, लगता है नहीं यार थोड़ी स्लो बैटिंग करके गया साहिबजादा फरहान। जहां पर साहिबजादा फरहान आउट हुआ था ना वहां पर काम खराब हुआ हमारा। अगर 2-3 ओवर साहिबजादा फरहान मजीद खेल जाता तो शायद हमारा जो टारगेट था वो 190 या 180 तक चला जाता, लेकिन ठीक है यार अकेला ही बेचारा बैटिंग करके गया। अब उसमें भी हम लोग कीड़ा निकालने बैठ जाएंगे तो फिर तो हो गया ना काम। साहिबजादा फरहान के साथ हमारे जनरेशनल टैलेंट थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही है बंदा जनरेशनल टैलेंट है या जनरेशनल टॉयलेट है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस दिखाई है इस बंदे ने वर्ल्ड कप में, पहले एशिया कप और अब वर्ल्ड कप। पता नहीं क्या निकालना है साइम अयूब ने। 2000 साल के बाद ये एक आधे मैच में परफॉर्म कर देता है, इसी फालतू सी सीरीज में ये 9 लुक छक्का मार देता है और हमारे लोग फिर इसकी वाह वाह करने लग जाते हैं। जी वाह बहुत बड़ा टैलेंट है जी, देखे 9 लुक छक्का मारता है ये जी टांग उठा के। ओ भाई बस कर दो यार, नहीं चाहिए ऐसा टैलेंट। ऐसे टैलेंट को भेज दो अफगानिस्तान में, वहां पर जाकर ये राशिद खान के साथ ना तंदूर के ऊपर नान लगा। मेहरबानी यार हमारी जान छुड़वाओ इससे। इसके बाद आगा जी उनकी तो क्या ही बात है जी, मैं तो नंबर 3 पर बैटिंग करूंगा। तो भाई फिर करो ना बैटिंग, कि कब करोगे? वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तब करोगे बैटिंग आप। हम लोग बाबर आजम को टॉप 3 में इस वजह से नहीं खिला रहे जी वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन आगा साहब और साइम अयूब साहब ये दोनों कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं? ये तो खेल रहे विटामिन एल वाली क्रिकेट। अब जो साहिबजादा फरहान और बाबर आजम की पार्टनरशिप हुई थी ना उसमें मैं देख रहा था सिर्फ गालियां बाबर आजम को ही पड़ रही, लेकिन भाई खेले तो दोनों के दोनों स्लो। साहिबजादा फरहान और बाबर आजम की पार्टनरशिप हुई थी 45 गेंदों पर 46 रन की, उनमें से 24 गेंदों पर 25 रन बनाए बाबर आजम ने और 21 गेंदों पर 20 रन बनाए साहिबजादा फरहान ने। तो भाई दोनों ने स्लो खेला ना इस पार्टनरशिप। हालांकि साहिबजादा फरहान का हक बनता था कि वो सेट खड़ा हुआ था, वो चार्ज करता यार, लेकिन पता नहीं भाई क्यों दोनों के दोनों इतना स्लो खेले हैं। बाबर आजम के आउट होने के बाद फखर जमान आ गए बैटिंग करने। हाँ तब थोड़ी सी उम्मीद जरूर लगी, दोनों ने मारना स्टार्ट कर दिया था, फखर भी मार रहा था और साहिबजादा फरहान। तब ऐसा लग रहा था कि यार नहीं अब हमारा जो टारगेट है ना वो ऑलमोस्ट 180-190 तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन फिर 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर फखर जमान भी आउट हो गया। तो चलो शादाब खान ने एंड पर को थोड़े से रन बना दिए, 11 गेंदों पर 23 रन बना दिए, जिसकी वजह से हमारा स्कोर 164 तक पहुंच गया था। नहीं तो भाई हमसे 150 रन भी नहीं बनना था कल। उस्मान खान ने भी 5 गेंदों पर 8 रन बनाए हैं। क्या बोलूं
बोलूं यार इस बंदे को भी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। सही बात है, टोटली डिसअपॉइंट किया बैटिंग ने। और सबसे ज्यादा जो मुझे डिसअपॉइंट किया ना वो है उस्मान खान। लेकिन रीबारा भाई वो तो 0 पर आउट होकर गया है। हाँ तो भाई उसी वजह से तो डिसअपॉइंट किया उसने मुझे। कल के मैच में मोहम्मद नवाज के बल्ले से कम 20 से 30 रन आने चाहिए थे तेज, फिर जाकर हमारा टारगेट सेट होना था, मजा आना था यार मैच देखने का। लेकिन ना भाई हमने वही बात की है ना कि हमारी टीम में 3 से 4 ऑलराउंडर है और सबका ही सत्यानाश हुआ पड़ा है। अगर कोई बैटिंग अच्छी कर लेता है तो बॉलिंग में उसके कपड़े फट जाते हैं, अगर कोई बॉलिंग अच्छी कर लेता है तो बैटिंग में उसके कपड़े फट जाते हैं। अब भाई साहब हमारी बॉलिंग को डिफेंड करना था 165 का टारगेट और इंग्लैंड के 58 रन पर 4 खिलाड़ी भी आउट हो गए थे। जिन प्लेयर से मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था, जॉस बटलर और फिल सॉल्ट, उन दोनों को तो शाहीन अफरीदी ने पहले ही घर भेज दिया था। और अपने पहले 3 ओवर में शाहीन अफरीदी ने क्या कमाल की बॉलिंग की है यार, कमाल का कमबैक किया बंदे। इंग्लैंड के जो टॉप 4 प्लेयर थे उन चारों को शहीन अफरीदी ने ही आउट किया है, लेकिन अपने आखिरी ओवर में शहीन अफरीदी को भी मार पड़ गई। 17 रन लगे शाहीन को अपने आखिरी ओवर में, यानी कि पहले 3 ओवर में उसे सिर्फ 13 रन लगे और 3 विकेट भी ले गया वो। बाद में जब वो अपना चौथा ओवर करवाने आया तो उसे 17 रन लगे और 1 विकेट लिए उसने हैरी ब्रोक। लेकिन तब तक हैरी ब्रोक साहब अपना काम कर चुके, मार मार कर भाई साहब उन्होंने हमारी आत्मा रोल दी। और ये काम सिर्फ शाहीन अफरीदी के साथ नहीं हुआ, उस्मान तारिक के साथ भी हुआ। उसे भी अपने आखिरी ओवर में 14 रन लगे थे। 41 रन चाहिए थे इंग्लैंड की टीम को जीतने के लिए 31 गेंदों पर, लेकिन उसके बाद उस्मान तारिक का ओवर और शहीन अफरीदी का ओवर, उस्मान तारिक को लगे 14 रन और शहीन अफरीदी को लगे 17 रन। वहां से मैच ही खत्म हो गया भाई। खैर इनका भी कोई कसूर नहीं है यार, हमारी बैटिंग का कसूर है, क्योंकि उन्होंने कम से कम 20 से 30 रन कम बनाए हुए। और बाकी कसूर जो रह जाता है वो हमारे कैप्टन साहब का है, जिन्होंने बॉलर्स को सही तरह इस्तेमाल ही नहीं किया। शादाब खान का हाल देख लो आप लोग भाई, 3 ओवर में 31 रन। क्या बोलूं यार अब मैं इस बंदे को। रमजान का महीना चल रहा है लेकिन काम इनके गालियां खाने वाले हैं, और ये मैं सिर्फ शादाब को नहीं बोल रहा बल्कि पूरी टीम को बोल रहा हूँ। वैसे भी हम पाकिस्तानी जो है ना वो असूलों के बड़े पक्के हैं, असूल नहीं तोड़ते हम लोग। इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में हम लोग आज तक कभी भी नहीं जीते, इसलिए कल भी हमारी टीम ने सोचा कि हमारा मैंगो जीतता है। 4-0 हो चुका है भाई हमारा और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान टीम ने तो भाई कोई कोशिश नहीं की मैच जीतने की। अब आप लोग ही कोशिश कर लो कुछ। अगर वीडियो जरा सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जान के टोटो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना, ताकि ऐसी मजे मजे की वीडियोस आती रहें।